तो केड़ा चैप्टर चल रहा है सेमीकंडक्टर, जो नोट्स दिए हैं उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर ही लिया होगा आपने, रिवाइज करो। और क्वेश्चंस चल रहे थे, क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन मान लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर कौन से क्वेश्चंस की बात करें इस चैप्टर के, 3 मार्क्स क्वेश्चन की बेटा। तो अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन के आते हैं मतलब 3 मार्क्स में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ सकता है, लेकिन आजकल क्या है कि क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का भी होगा ना, वो भी टू द पॉइंट आता है। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, ये है तो 3 मार्क्स क्वेश्चन का, 2022 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन इसके क्या दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं, मतलब सीधा सा हिसाब है। 3 नंबर में भी उसने छोटे छोटे 3 क्वेश्चन डाले। फर्स्ट कह रहा है कि ड्रॉ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। पता लग गया इसमें क्या बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में, बिना देखे बना लोगे। खास बात क्या रखनी है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक में लेबलिंग बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लेबलिंग। जब आपने वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाया तो मेन बात इसमें लेबलिंग है। एक तरफ क्या चलेगा, वोल्टेज, एक तरफ क्या चलेगा, करंट। रिवर्स बायस हो, फॉरवर्ड बायस हो, वोल्टेज किस में चलती है, वोल्ट्स। ठीक है, वोल्टेज किस में, वोल्ट्स में। ये कौन नया बच्चा है बेटा, आपने एडमिशन करा लिया, फीस भी दे दी है? नहीं सर, बिना फीस दिए तो हम वैसे ही नहीं बिठाते, हम तो देखते नहीं है बच्चे की तरफ जब तक वो फीस ना दे दे। क्या कोई बात नहीं, तो तेरी तरफ देखे ना हम, वही मैंने बोला कि कह रही है कोई बात नहीं। ओके, तो बेटा फॉरवर्ड बायस का करंट किस में होना चाहिए, जल्दी बताओ, मिली में। ये किस में होना चाहिए, माइक्रो में। ठीक है, इट शुड बी इन माइक्रो। और ये ग्राफ कुछ ऐसा, ये ग्राफ कुछ ऐसा। यहां पे क्या शो करनी है तुमने, नी वोल्टेज। यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहां पे क्या होगी, ये नी वोल्टेज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपकी जीनर वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मैंने रटवा दिया कि जी वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ये तो 2 बार 3 बार 4 बार करके हमने आपको रटवा ही दिया। अगर इसका बेटा अगला पार्ट होता, डिफरेंशियल बिटवीन थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड द ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर अ डायोड। डायोड की थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कौन सी वोल्टेज, ब्रेक डाउन। बेटा थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, बोलो जी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, एक वर्ड क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और दूसरी कौन सी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो यही हो गई भाई, दिस वन, नी वोल्टेज। जिस वोल्टेज के नीचे डायोड कंडक्ट करना शुरू ही नहीं करेगा, जिसके ऊपर इसने कंडक्ट करना स्टार्ट करना है। ठीक है जी, इट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और ब्रेक डाउन वोल्टेज ये है, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हुई, उसने बोला डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड ब्रेक डाउन। तो आप थ्रेशोल्ड की क्या दे दो बेटा, डेफिनेशन दे दो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज आल्सो नोन एज बैरियर वोल्टेज बिलो विच नो फॉरवर्ड करंट विल फ्लो। और ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगी, जल्दी बोलो जल्दी, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगी, इट इज द वोल्टेज इन रिवर्स बायस एट विच द ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस एंड द करंट राइजेस एब्रप्टली। ठीक है जी, अब इसका आंसर आपको मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले हाथों में पकड़ा रखा है कि नहीं पकड़ा रखा, समझ रहे हो ना। अब देखो प्लानिंग देखो ना, पूरे का पूरा ये जो बैच हमने स्टार्ट किया उसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर दिया मैंने, कि जो बड़े क्वेश्चन है उसका आंसर पहले तुम्हें मैंने दे रखा। एक तो पीवाईक्यू भी डिस्कस होते जाएंगे, बड़े क्वेश्चंस के आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ के साथ इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने याद करते चले जाना। ओके, समझाने का काम मेरा है। जल्दी से पॉइंट बताओ कि ये हो सकता है क्वेश्चन की नहीं, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, देख लिया, पढ़ के आए होगे। ओके बेटा, अगली बात आ गई, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ जंक्शन डायोड विच मेक्स इट सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। ओके, ये भी बार बार आ रहा है, चेंज होकर आ रहा है। तो राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ए जंक्शन डायोड विच मेक्स इट सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन, विच मेक्स इट सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन बेटा। ओके, क्या प्रॉपर्टी है कि द प्रॉपर्टी दैट अ डायोड, कौन सी किस बात की प्रॉपर्टी है बेटा, कि अ डायोड conducts in forward bias and does not conduct in reverse bias। ठीक है जी, इसको कल बात आ रही थी, कौन सी प्रॉपर्टी बोला था कल,
यूनिलेटरल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी जी? यूनिलेटरल प्रॉपर्टी या यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट बेटा। ठीक है, यूनिलेटरल प्रॉपर्टी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, या डायोड कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। डायोड कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस, डज नॉट कंडक्ट इन। ओके, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें लिख के दिखाना हो, लिख के दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो? जल्दी बोलो, जल्दी। लिख के दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो? इनके आंसर्स आपको दे रखे हैं, समझाना मेरा काम है, लेकिन अगेन लिख के दिखाना तुम्हारा काम। आपको जहां पे जरूरत पड़े इनको लिख के देखो, ये ऐसे होने नहीं है। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की आदत पड़ी हुई है, तो लिखने की आदत थोड़ी सी अभी से आपको डालनी पड़ेगी। राइट है, तीनों क्वेश्चन जल्दी तो क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हो जाएगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सबको आगे हाथ बांध के कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, हाथ खोल के, और हाथों में क्या होना चाहिए बेटा? पेन होना चाहिए। जहां जरूरत पड़े नोट कर लो। ठीक है, जहां पर भी जरूरत पड़े चीजों को नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है हो गया होगा। बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है, आप लोगों से बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछेंगे। कहता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ लो। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, अब वो तो अभी हमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कि पूरा का पूरा कंसेप्ट की फॉरवर्ड सॉरी जब आपने पी और एन को ज्वाइन किया, पहले क्या होती है? डिफ्यूजन होती है, डिप्लीशन लेयर बनती है, उसके बाद प्रोसेस रुक जाता है, पूरा प्रोसेस। डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम का 0.34 वोल्ट होता है। सारा कुछ एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना पड़ेगा। ओके, इसका सेकंड पार्ट ही है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। ओके, कौन बच्चा आंसर देगा? 10वां बार आ गया ये क्वेश्चन, 10वां बार हो गया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस ऑन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। फॉरवर्ड बायस से डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है? डिक्रीज। रिवर्स बायस से डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है? इंक्रीज। विड्थ विल डिक्रीज, विड्थ विल इंक्रीज। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 2। कितने नंबर का क्वेश्चन है भाई? 3 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब ऐसे आते हैं क्वेश्चन, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े बेटा। ओके, 2017 का बोर्ड एग्जाम का क्या है ये क्वेश्चन है। क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। उसने पूछा है फॉरवर्ड है कि रिवर्स बायस है, चेक करना। इट इज फॉरवर्ड और रिवर्स। ये अर्थ है, जहां पर बेटा अर्थ का मतलब होता है 0 वोल्ट। जहां पर भी अर्थिंग का सिंबल लगा दिया हो उसका मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट। ठीक है, अब ये वाली साइड कितने पे लगा रखी है? 5 वोल्ट। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो +5 पे है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किस पे है? 0 पे है। तो हाई पोटेंशियल कौन सा हो गया? हाई तो इधर हो गया ना। जल्दी बोलो, समझ गए? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आना चाहिए? दिस इज रिवर्स है। पॉजिटिव बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? जल्दी बताओ। पॉजिटिव बड़ा होता है। तो पॉजिटिव यानी +5 को पॉजिटिव मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? नेगेटिव है। समझ लग गया? समझ लग गया? क्योंकि इसका ये नेगेटिव बड़े वाले एंड से लगा हुआ है और जो पी है वो किससे लगा हुआ है? 0 वोल्ट से। तो इट इज रिवर्स बायस। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? क्वेश्चन समझ में लग गया होगा सबको? इट इज रिवर्स बायस। अब आते हैं बी पार्ट पर, ध्यान से सुनना। इन द फॉलोइंग डायग्राम विच बल्ब आउट ऑफ B1 एंड B2 विल ग्लो एंड व्हाई। कौन सा बल्ब ग्लो करेगा और कौन सा बल्ब ग्लो नहीं करेगा? ध्यान से सुनिएगा। ये पॉजिटिव है, ये किस पे लग गया? पॉजिटिव। ये एंड क्या हो गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला टर्मिनल जुड़ गया। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव। अब ये वाला क्या हो गया इसका? नेगेटिव। ठीक है, ये वाला क्या हो गया इसका? नेगेटिव। चेकआउट। कौन सा बल्ब फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस? पहले वाला क्या हो गया? पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। दूसरे वाले में नेगेटिव से क्या लग गया? पॉजिटिव। ये क्या हो गया बेटा जी? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस वाला कंडक्ट करता ही नहीं है, तो ये करंट किस तरफ फ्लो करेगा? ये करंट
फ्लो करेगा कुछ इस तरफ, ठीक है, उधर करंट जाना ही नहीं है, ये ओपन सर्किट है, इस बल्ब को करंट ही नहीं मिला, ग्लो नहीं करेगा, कौन ग्लो करेगा यहाँ? V1 ग्लो करेगा। जल्दी बोलो सर, ये है क्वेश्चन, इस टाइप के क्या है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात इतनी नहीं है। तो इसका आंसर क्या था? इन द फॉलोइंग विच बल्ब आउट ऑफ B1 एंड B2 विल ग्लो एंड वाई। देखो साथ में क्या बोला उसने? वाई। वाई का आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? टू द पॉइंट बेटा, इसका अगर मैं आंसर देता हूं तो इसका आंसर क्या है? B1 विल ग्लो, ठीक है। और वाई का आंसर क्या है? वाई का आंसर अभी मैंने दे दिया कि D1 बिकम, आप वाई का आंसर चाहे सर्किट डायग्राम बना के दे दो कि हमने देख लिया कि जो जी B1 में से करंट फ्लो होगा क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायस होएगा और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। जल्दी बताओ, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, समझ लग गया? ओके, ड्यू टू सब्जेक्टिविटी ऑफ द क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ये लिख कर ही समझाना। ओके जी, दिस क्वेश्चन डन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है जी क्वेश्चन? कहता है साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज, साइनोसॉइडल वेव, ये जो साइन वेव होती है ना बेटा, इसको कौन सी वेव बोलते हैं? साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं। ओके, तो साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज VI इज अप्लाइड अक्रॉस ए नेटवर्क ऑफ टू आइडियल डायोड, ये डायोड्स को प्रोवाइड की गई, ठीक है, एंड थ्री रजिस्टर्स, रजिस्टर्स आपको दे रखे हैं 3 as shown in below. Study the given network carefully, consider the period when the positive half cycle of the input is VI is fed into the network. कौन सा हाफ साइकिल दिया है इसका? पॉजिटिव दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब अगर यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाए तो ऊपर वाला एंड क्या है? पॉजिटिव, नीचे वाला एंड क्या है? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाए तो क्या होगा? आइडेंटिफाई विच ऑफ द डायोड्स वुड बी कंडक्टिंग, इनमें से कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा होगा या कंडक्ट करेगा? ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, ठीक है, ये एंड क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। जल्दी बोलो, समझ रहे? ये एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये एंड क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। अब ये एंड नेगेटिव है तो इसके हिसाब से इसको नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। ये वाला क्या माना जाएगा? नेगेटिव। तो D2 क्या हो गया? जल्दी बताओ, फॉरवर्ड बायस। D1 क्या हो गया? रिवर्स बायस। समझ रहे बात को कि नहीं? ये पॉजिटिव एंड है और ये वाला एंड क्या हो गया इसका? नेगेटिव। तो N से प्लस हो गया ना, ये बन गया कैसा? रिवर्स बायस। ये क्या चल रहा है आपका? फॉरवर्ड बायस। समझो कि ये इतना भी मतलब बिल्कुल सीधे क्वेश्चन थोड़ी है कि सीधे ही क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल। तो ये कैसा है? बीच में ना बोलना बेटा, जितना बोला उतना समझ में लग गया। फॉरवर्ड बायस हो गया, ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। इसने कनेक्ट ही नहीं करना। जब कनेक्ट ही नहीं करेगा तो जो करंट है, मान लो ये इधर से फ्लो होता हुआ, ठीक है, इधर से फ्लो होता हुआ किधर को जाएगा? तो फर्स्ट पार्ट का जो, चलो पहले ए पार्ट का आंसर तो क्या आ गया आपका कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स वुड बी कंडक्टिंग। तो इसका आंसर क्या है? D2 वुड बी कंडक्टिंग। तुम्हारे पास आंसर्स हैं, कंफर्म करते रहना, ठीक है, तुम्हारे पास आंसर्स भी हैं, कंफर्म करते रहना। जल्दी बताओ, फर्स्ट पार्ट का आंसर ओके हो गया, D2 वुड बी कंडक्टिंग। आगे बढ़ते हैं। कहता है रीड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ करंट and voltage drop across each of the circuit elements. Consider that ideal diodes offer zero resistance when forward bias and infinite resistance when reverse bias. कहता है सर्किट को रीडायग्राम रीड्रॉ कर लो तो करंट यहां से तो चलो फ्लो होगा, जल्दी बोलो, इधर जा ही नहीं सकता करंट क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया। तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बेटा? इनफिनिट। तो जब यहां से करंट आना था, दो पार्ट में टूटना था, उधर तो जा ही नहीं सकता, यहां पे आ गया, ठीक है। यहां से करंट पहुंचा, आगे रजिस्टर कितने पार्ट में बढ़ रहा है? दो पार्ट में, ठीक है। यहां से कितने पार्ट में बढ़ रहा है? दो पार्ट में बढ़ रहा है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अब यहां से ये दो पार्ट में बटा, करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जब ये इधर आया करंट, अब ये ऊपर जा नहीं सकता। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ध्यान से सुनना, बीच में करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ऊपर ये जा नहीं सकता। तो जब ये ऊपर नहीं जा सकता बेटा, तो ये ऊपर वाला सर्किट तो क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, ईजी हो जाएगा। अगर आपने ऊपर वाला सर्किट क्या कर दिया बेटा जी? ब्रेक ही कर दिया। फर्स्ट पार्ट का हो गया, इट इज कंडक्टिंग। थोड़ी सी क्या कर लेते हैं? जगह बना लेते हैं। जब हमने जगह बना ली तो ये सर्किट कैसे रीड्रॉ हो सकता है बेटा? यहां से करंट आया, चेक करना, ये डायोड क्योंकि कंडक्ट कर रहा है, आइडियल डायोड है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? जीरो है, ठीक है। तो यहां से करंट चला, चल गया। यहां पे इसने, ध्यान से सुनना, इधर को जाना था,
अब यहां से ऊपर तो जाना ही नहीं है, ये मैंने सर्किट क्या कर दिया, ब्रेक ही कर दिया, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस कितना है बेटा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, सर्किट ब्रेक हो गया। यहां से चेक करो, ये 2 ओम है और ये चीज क्या है जल्दी बताओ, 3 ओम है, और ये ओवरऑल वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट। यानी यहां पे कितनी लगी हुई है, 12 वोल्ट लगी हुई है। और जल्दी बोले, समझ गए कि नहीं, ये रीड्रॉ कर दिया हमने सर। जब रीड्रॉ कर दिया तो आप चेक कर सकते हो, इतना आपको पता लग गया होगा कि ये दोनों आपस में अब कैसे है बेटा, सीरीज में लग गया कि नहीं। अब यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ये दोनों साफ साफ कैसे हैं, सीरीज में। सीरीज में 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। 3 और 3 आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। आंसर कितना आ गया, 1.5 आ गया। समझ गए कि नहीं, आंसर क्या आ गया, 1.5 आ गया। अब बताओ, सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बीच में घुस गई इसके। ओके, 1.5 ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो सेकंड पार्ट में इसने बोल रहा, रीड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द सर्किट एलिमेंट। हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस क्या चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द सर्किट एलिमेंट। कुल मिला के पूरे सर्किट का बेटा टोटल रेजिस्टेंस तुमने कितना निकाल दिया, 1.5। जल्दी बोलो, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3/2। ठीक है, अब नेट करंट कितना आ गया, फिर नेट करंट आ गया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी थी, 12। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना था बेटा, 3/2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 8 वोल्ट, सॉरी 8, हाँ ठीक है, 8 एम्पियर। नेट करंट कितना आ गया, 8 एम्पियर। जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में लग गया कि नहीं। अब आ गया 8 एम्पियर। ठीक है, अब यहां से मतलब जो कुल मिला के करंट चला था वो कितना चला था, इट वाज 8 एम्पियर नेट करंट आ गया। जल्दी बोलो, आ गया, आ गया, आ गया। यहां पे ये 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। क्यों 2 इक्वल पार्ट, ये भी 3 है और ये वाला पार्ट भी क्या है, 3 है। समझ गए कि नहीं, 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, ये भी 3 और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया बेटा, 3 आ गया। अरे मैंने इधर आ जाओ, इस साइड देना। ओके, जब ये दोनों 3 हैं तो यहां से 8 एम्पियर आया था, इधर कितना करंट चलेगा, 4 एम्पियर। ये भी कितना चलेगा, 4 एम्पियर, और ये भी कितना चल जाएगा, 4 एम्पियर। यहां पे बाहर फिर से क्या आ जाएगा, 8 एम्पियर। देखो जी, अब यही है प्रॉपर प्रेपरेशन। जब आप कर रहे होगे तो सब कुछ ही बीच में लगेगा। सेमीकंडक्टर में क्या चल गए, रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट भी लगने शुरू हो गए। जितना मैंने बोला उतना क्लियर है। उसने पूछ रखा है कि आइडियल डायोड मानते हुए कि फ्लो ऑफ करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप ईच ऑफ द सर्किट एलिमेंट, ईच ऑफ द सर्किट एलिमेंट। इस डायग्राम के हिसाब से ईच सर्किट एलिमेंट के क्रॉस क्या चाहिए। अच्छा, एक चीज हमने गड़बड़ की है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस बेटा कितने थे, किलो ओम्स में थे। तो जो नेट रेजिस्टेंस आया था 3/2 क्या आया था, किलो ओम्स। 3/2 क्या था, किलो ओम्स। यानी जो नीचे 3 के साथ क्या लगना था, 1000 भी लगना था। बोलो पॉइंट क्लियर कि नहीं, नीचे क्या लगना था, 1000 भी लगना था। तो ये असल में आंसर फिर क्या है, नीचे 1000 है तो ये 8 मिली एम्पियर। हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो एम्पियर को मैं क्या लिख दूंगा, मिली एम्पियर लिख दूंगा। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं, ठीक है, मिली एम्पियर आ जाएगा। अब हर सर्किट एलिमेंट का करंट तुमने देख लिया, हर सर्किट एलिमेंट की वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, 4। तो यहां से यहां तक बेटा, ठीक है, 4 एम्पियर नहीं, वो क्या है, 4 मिली एम्पियर है। तो इस पार्ट की वोल्टेज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, जल्दी बताओ। ठीक है ना, कितनी वोल्टेज आ जाएगी इस पार्ट की, V इज इक्वल टू I इंटू आर। करंट कितना है इसका, 4 मिली, हाँ जी, वोल्टेज सेम ही आएगी। ठीक है, वोल्टेज कितनी आ गई इसके अक्रॉस, इस पार्ट के अक्रॉस कितनी आ गई, 4 वोल्ट नहीं, कितनी आएगी, 12 आएगी, 12 आएगी। ठीक है, वोल्टेज कितनी आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी इस पार्ट के अक्रॉस कितनी आ जाएगी, 12 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अक्रॉस 12 आएगी, इसके अक्रॉस कितनी आएगी जल्दी बता, इस पार्ट के अक्रॉस, ये 2 है तो 8 वोल्ट आ जाएगी। इस पार्ट के अक्रॉस हो जाएगी कितनी, 8 वोल्ट। इस पार्ट के अक्रॉस कितनी आएगी, 4 वोल्ट आ जाएगी। इस पार्ट के अक्रॉस कितनी आ जाएगी, वो ये आएगी। ठीक है ना, इन्फिनिटी नहीं, मतलब इन्फिनिटी है तो वोल्टेज तो बन जाती होती है। लेकिन पहले बताओ, जितना मैंने बोला उतना समझ में किसी को लगा है कि नहीं। आंसर्स चेक करो, आंसर्स अपने क्या करो, चेक करो।
आंसर चेक करो, तुम्हारे हाथ में सारी शीट वीट सब कुछ प्रोवाइडेड है। तेरे नोट्स क्या बेटा? नोट्स नहीं मिले अभी? ले लेना, अभी ले लेना। ये बताओ, ये क्वेश्चन किस किस को समझ में लगा? नहीं लगा? फिर हाथ खड़े करने में क्या दिक्कत है? समझ में लग गया? अब ये बताओ, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी लेवल का है कि ठीक ठाक सा है? इजी तो नहीं है लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब एग्जाम में इजी भी नहीं आने कि सारे क्वेश्चन थोड़ी इजी आ जाने हैं, कि इजी भी नहीं आने। ओके, ये ए पार्ट हो गया। ये क्या हो गया इसका? बी पार्ट। अब सी पार्ट भी था इसका। क्या है सी पार्ट? चेक करना। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट अक्रॉस 1 किलो ओम 2, वो निकाल ली थी हमने। ठीक है, ये जो बी पार्ट करते करते ही मैंने सारी की सारी कैलकुलेट कर लिए। वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम भी निकाल ली, वोल्टेज अक्रॉस 2 किलो ओम भी निकाल ली, 3 किलो ओम भी निकाल ली, और इनपुट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम कितनी थी? 12 वोल्ट। चलो क्लोज करूं एक बार बस। ये बताओ, आंसर्स कंफर्म कर लिए? ठीक आ गए आंसर, सारे के सारे ठीक आ गए। ओके, अगेन अगेन अगेन, बार बार मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर हमने पकड़ा कौन सा? सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में 4-5 इसके हमारे पास लेक्चर। ठीक है, बहुत ही डेडिकेटेड और बिल्कुल ना प्रिसाइज से वे में हमने किया। आउट ऑफ सिलेबस पकड़ा नहीं, सिलेबस वाइज पकड़ा। 4 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया। साथ के साथ क्या पकड़ रखे हैं? इसके क्वेश्चन पकड़ रखे हैं। 3 लेक्चर इस पे लगा दिया, कुल मिला के कितने हो गए? 7। इससे ज्यादा इसको जरूरत ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इसी में से कवर अप हो जाएगा। कल दे दो टेस्ट, ये यहीं के ही हो जाएगा। और बिलीव मी, ये चैप्टर करने के बाद आप और किसी से भी पूछना सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, तो वो सारा यही बोलेंगे कि ये बड़ा अजीब सा क्या है चैप्टर, इसमें पता नहीं लग रहा है क्या है एन है क्या है पी है। आप लोगों को फिर भी पता लग रहा है, कुछ चीजें तो रटी ही हुई हैं। डोपेंट क्या है, कौन सी डोपिंग, पेंटावलेंट, ट्राइवलेंट, इतनी बार बोल दिया हमने यहाँ पर कि वो रटी गई हैं। बाकी चीजें भी ऐसी रटती जाएंगी। ये एक ट्रायल है तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हें माहौल बनाने के लिए है कि भी ऐसे रिवीजन हमने चलानी है। वो चैप्टर जो अभी तक भूल गए हुए हैं सारे के सारे, उनको भी हमने इसी तरीके से कवर अप कर देना। ओके, कहीं पे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी यूज हो सकता है। डायोड के फंडे का देखो यूज हो गया। ओके, उसने वोल्टेज वैसे नहीं दे रखी, फोटो बना के दे रखी थी कि बंदा खुद जज करेगा कि 12 वोल्ट लेनी है। फिर उसने पूरा का पूरा साइकिल दे रखा है, अंदर लाइन में लिखा हुआ था, लाइनों के बीच में लिखा हुआ था कि भी पॉजिटिव साइकिल दे तो क्या होगा। ओके, इतने में इतना कुछ देने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी फोटो देने के बाद, ये डायग्राम देने के बाद बच्चा वैसे ही कंफ्यूज होता है कि दे के रख। इतनी चीजें दे दी उसने, लेकिन क्वेश्चन खैर ठीक ठाक तरीके से निपटता हुआ नजर आ गया। ओके, अब बेटा आपका जो बोर्ड का पैटर्न है, एक तो उसमें आ गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक उसका पार्ट क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब जो कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट है, ये हर बार नहीं बताऊंगा, पहले चैप्टर है इसलिए एक बार डिस्कस कर देते हैं। इसमें क्या आएंगे? कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने टाइप के आएंगे? 3 टाइप के। कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला आएगा उसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, 3 टाइप के आएंगे। एक तो सिंपल हो गए आपके, कौन से? एमसीक्यू, आप करते रहे हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक कौन से हो गए बेटा? असर्शन रीजन। और एक कौन से हो? केस स्टडी बेस्ड। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, दिखने में ही है बड़ा सा, लेकिन ये सबसे इजी। 2 आने हैं आपको, किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं। 2 कौन से आने हैं? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए। ठीक है, तो 3 टाइप के। ये तुम्हारा क्या हो सकता है? तुमने जेई की, नीट की तैयारी की है, ये तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है तुम्हारा। कि भी एमसीक्यू वाला पार्ट, असर्शन रीजन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। कुछ इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ओके, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, इसके आंसर तुम्हारे पास है, देख लेना। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन हो रहा, बन रहा होता है, डिफ्यूजन करंट कीप्स इंक्रीजिंग, ड्रिफ्ट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ द डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट रिमेन कांस्टेंट। डिफ्यूजन करंट, ओके, जब पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन हो रही है, बार बार हमारे पास एक क्वेश्चन आया, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ओके, अब इसमें एक वर्ड है, ये बार बार आ रहा है, ड्रिफ्ट करंट, और एक क्या है बेटा, कौन सा? डिफ्यूजन करंट। अब जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें ये ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का कंसेप्ट क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिया करो। ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि जब उसकी
पढ़ते हैं जब फॉर्मेशन ऐसे ऐसे हो रही है, जो स्टार्टिंग में चलते हैं वो डिफ्यूजन करंट है, तो ये ड्रिफ्ट करंट, अगर डिफ्यूजन करंट का कंसेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर भी आप दे सकते हो। जैसे जैसे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन होती जाएगी, ड्रिफ्ट करंट कम होगा कि ज्यादा होगा, पूरा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन अगर स्टडी किया होगा तो आपको वैसे ही क्लियर। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? यस, एक मिनट, एक करके, यस तू दे। डी ऑप्शन, डिफ्यूजन करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस टिल बोथ करंट बिकम्स इक्वल। सही है? ये क्लियर है कि क्लियर किया जाए? डिफ्यूजन करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के कारण, मतलब अपने आप जो हो रहा है। बीच में क्या होता है? बैरियर बनता जाता है, बैरियर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, उसके कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसको कौन सा करंट कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ही था, क्रॉसिंग हो रही थी अपने आप, ओके, धीरे धीरे बैरियर डेवलप होना शुरू हो गया, ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लग गया। अच्छा, डिफ्यूजन तो चलो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल तो हो ही रही है, लेकिन ड्रिफ्ट करंट धीरे धीरे बैरियर स्ट्रांग होता गया, स्ट्रांग होता गया, ऑपोजिट सेंस में इसने होना था। ओके, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब प्रोसेस ही क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। जब ये इक्वल हो जाते हैं प्रोसेस ही स्टॉप हो जाता है। तो हमारी डिस्कशन में बार बार फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, बार बार बेटा ड्रिफ्ट करंट, बार बार क्या है? डिफ्यूजन करंट आ रहा है। अगर ये क्लियर है अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो भाई इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा, और जो नोट्स आपको दे दिए मैंने उनको बार बार क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। विद क्वेश्चंस हैं, आपको एक दो बार कर लोगे तो इसका इंटरेस्ट भी बेटा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, या हो ही गया होगा, पता लगना। जब आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी तो वैसे ही इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जंप द फॉरबिडन बैंड इन सिलिकॉन at room temperature 0.01 electron volt. The energy required by an electron to jump the forbidden band in silicon at room temperature is, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आना चाहिए? ए, कंफर्म करो, कंफर्म करो, कंफर्म करो, कंफर्म करो। 1.1 भी बोल रहे हैं कई, कंफर्म करो। क्या आंसर? कौन सा? 1.1। तो ये तुम्हारा 0.01 तुम्हारे दिमाग में कहां पे चल गया? ये कौन है? डोनर लेवल कौन सा? यहां कहां लिख रखा है कि एन टाइप है? यहां इसका आंसर कंफर्म कर लिया, 1.1 ही है बेटा। इसमें कहां लिख रखा है एन टाइप है? कहां लिख रखा है डोनर लेवल है? साफ साफ लिखा है। कौन है ये? सिलिकॉन है, रूम टेम्परेचर पर है। तो सिलिकॉन में तो जंपिंग के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको? 1.1 ही चाहिए बेटा। सिलिकॉन में तो क्या चाहिए? 1.1 ही चाहिए। क्वेश्चन आते ही जो पिछला क्वेश्चन था, देखो होता ना, ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि तुम्हारा आंसर गलत आएगा, सही आ गया। और इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये तो सबका ही क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। लेकिन एमसीक्यू का यही तो खास बात है, वो उलझा देता बिना मतलब उलझा। भाई सिलिकॉन है, इसका आंसर तो क्या था? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही था। इसका आंसर तो क्या आएगा? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आना था। इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलो बहुत बढ़िया किया तुमने, ये भी गलत कर दिया। ओके, लेट अस सी ये आंसर कौन निकालेगा। सॉल्व करना है इसको। कहता है एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन सा है? एक्सट्रिंसिक है। अबे पिछली बार वाले में क्वेश्चन में तो ठीक है सी बी डायरेक्ट बोल दिया, इसमें कैसे डायरेक्ट कोई बोल देगा सी है कि बी है कि डी है? इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कह बिना सॉल्व किए कैसे पहुंच जाओगे? ये तो बिना सॉल्व किए पहुंच ही नहीं सकते। इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज, एक्सट्रिंसिक है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स कितनी है? 4 × 10⁻20। इफ नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर इज, इंट्रिंसिक कितनी है? 1.2 × 10⁻15। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेरे को ना BDC ना बोलो यहां पर, मुझे रुक जा, मैंने बोला BDC ना बोलो, फिर कह रहा CSE है। मुझे फार्मूला बताओ कौन सा लगेगा फार्मूला
कह रहा मैं करो BDC ना करो तो ABCD ना करो, यहां पर कोई फार्मूला, विच फार्मूला टू बी यूज, यस एनी इनटू। जब मैं टॉपिक करा रहा था ना, जब मैं टॉपिक करा रहा था तो किसी बच्चे ने पूछा था कि सर इस चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं है जिसपे न्यूमेरिकल आ जाए, तो मैंने बोला एक है बस, ओनली वन, ये वाला एन ई इंटू एन एच इक्वल टू क्या लगना है, एन ई का स्क्वायर। तो बेटा बेटा बीच में ना बोलो, अभी बोलो ना बिल्कुल भी, एन ई किसकी इक्वल है, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच है। क्या एन आई दे रखा था क्वेश्चन में, इट इज 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, नीचे एन एच कितना था, 4 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बन रहा है आंसर, कौन सा आंसर बन गया इसका, सी ऑप्शन बन गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन। भाई क्लासेस लगाते रहोगे ना एंड तक, सारे के सारे चैप्टर जितने भी है ना, बार बार बोल रहा हूं मैं, आज से 6 महीने पहले भी यही बोलता था कि सिलेबस खत्म हो जाने के बाद भी मैंने क्लासेस लगानी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, एक दिन का भी गैप नहीं होगा, साथ के साथ क्लासेस स्टार्ट होंगी। और ये मान के चलो कि जनवरी के एंड तक आपकी ये क्लासेस लगती रहेंगी, कोई फ्री वाला काम ही नहीं है। ओके, अब भी यही बोल रहा हूं कि जैसे अभी लग रही है ना बेटा, एंड तक क्लासेस लगती रहेंगी, वो जैसे बोलते हैं ना, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो अगर आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब रट जाएंगे आपको। यार ये एन ई एन एच एन आई स्क्वायर ये इतनी बार हो गया कि अब आप इसको भूलना भी चाहोगे तो ये वाला फार्मूला नहीं भूल पाओ, ये नहीं भूल पाओगे। एन ई एन एच किसके इक्वल होता है, एन आई स्क्वायर। ऐसी और भी छोटी छोटी सी बहुत सी बातें आएंगी बेटा, वो मुश्किल होंगी फिर भी वो रट रुट जाएंगी। एक चीज 10-10 बार 5-5 बार जब क्वेश्चन बन कर आते हैं तभी तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ट्राई करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ट्राई करो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आता है फिर वो याद होनी शुरू हो जाती है चीजें। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी हो ही गया। ओके, मैं ये BCD मत कर, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेने दे। द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, ओके, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, वो जो डिप्लीशन रीजन बनती है वो किस कारण होती है, मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स ओनली। क्या है इसका परफेक्ट आंसर, क्या है, BC, फिर BC सी वाले कौन कौन से हैं, दिखता था होया, दिखता सब कुछ होया। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन के कंसेप्ट पक्के करो, ठीक है, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन के कंसेप्ट करो। बार बार उसी पे क्या आ रहा है बेटा, क्वेश्चन आ रहा है, मतलब लिमिटेड सिलेबस है, 4 बातें हैं, उन्हीं में से क्या बनता आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। क्या है इसका आंसर, जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या है, बी, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, डिफ्यूजन होती है, एक होल्स पी टाइप में चले, होल्स जो है एन टाइप में घुस जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप में, और लेयर बननी डेवलप हो जाती है, उसी लेयर को क्या बोलते हैं आप, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और वो किसके कारण बनती है, डिफ्यूजन के कारण ही हो रही ना, दोनों डिफ्यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। ओके जी, a semiconductor device is connected in series with a battery and emitter and a resistor। एक कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वो सीरीज में लगा है, कनेक्टेड सीरीज विद अ बैटरी। ये क्या लगा दी भाई, बैटरी, साथ में क्या लगा दिया, एमीटर, और साथ में क्या लगा दिया, रजिस्टर। क्वेश्चन आए तो जो उसने बोल रखा है भाई, उसकी सोचने की बजाय पढ़ते पढ़ते उसकी फोटो बना लो, इजी हो जाएगा। आगे कहता है अ करंट फ्लोज इन द सर्किट, कहता है ऐसे ऐसे सीरीज में लगा रखा है। सेमीकंडक्टर क्या है, मटेरियल है, डिवाइस है। सेमीकंडक्टर क्या है, डिवाइस है, मटेरियल डिवाइस है। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड द करंट इन द सर्किट ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो। कहता है अभी अच्छा भला करंट चल रहा था, बैटरी, रुक जा यार, ये आंसर की लेके बैठा, ठीक है, आंसर की लेके बैठा है। ओके, एक तरफ करंट था, बैटरी को पलटाते ही करंट नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा फिर, इट इज पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अकेला बेटा एन टाइप पी टाइप में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि एक डायरेक्शन में कंडक्ट करे और दूसरी डायरेक्शन में कंडक्ट ना करे। बार बार फिर वही बात, डायोड हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिलेटरल करंट फ्लो,
यूनिलेटरल मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं करवा सकता। बैटरी उल्टी लगा दोगे उसने करंट फ्लो करवाना ही नहीं है। तो ये क्या हुआ बेटा, पीएन जंक्शन। फिर वही बात है, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव में हमारी आदतें खराब हो गई होती हैं, हम बहुत जल्दी पढ़कर कंसेप्ट समझने के अलावा बहुत जल्दी वो ए बी सी डी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और ऑब्जेक्टिव में ही सब ए बी सी डी वाला फंडा जो है वो क्या होता है, गड़बड़ होता है। ऑब्जेक्टिव वाले ने जानबूझ के थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे टाइप का दिया हुआ है, एक पीछे गलत हुआ ना हमारा 1.1, वैसे पूछा होता तो 1.1 दे देते, लेकिन साथ में उसने 4 ऑप्शन और दे रखी थी, तो डोनर लेवल भी दिमाग में आ गया, 0.01 पे चले गए। खैर इसका आंसर क्या था, पीएन जंक्शन डायोड ही आएगा। ओके, इन एन अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब बैटरी शैटरी नहीं लगी हुई, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। ले फिर आ गया डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, क्या आएगा, इन ए पीएन जंक्शन डायोड एट इक्विलिब्रियम, क्या वर्ड है, इक्विलिब्रियम मतलब जरा फॉर्मेशन ऑफ डायोड बननी थी बन गई, वंस लेयर इज फॉर्म्ड, तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट व्हाइल डिफ्यूजन करंट इज जीरो, ड्रिफ्ट, क्या इसका आंसर है, पीछे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी एक मिनट, यस बता देते हैं, यस बेटा देखो, जैसे ही हमने वही तभी मैंने वहां पे पूछा था ना, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल, जैसे तुमने जोड़ा एकदम होल्स किस तरफ भागने शुरू हो गए, एन की तरफ, और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये डिफ्यूजन है। क्या है ये, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब अपने आप गैसेस में नहीं पड़ते आप, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किधर से किधर होती है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, वो हायर वो डिफ्यूजन है। लेकिन जब ये क्रॉस कर गए, जब ये क्रॉस कर गए बेटा जी, तो यहां पे कैसी लेयर डेवलप हो गई, यहां पे डेवलप होगी नेगेटिव, समझ गया, यहां कैसी लेयर डेवलप होगी, पॉजिटिव। अब जो होल्स हैं वो उधर क्रॉस करना चाहते हैं, डिफ्यूजन के कारण उधर कंसेंट्रेशन होल्स की कम है, तो उधर जाना चाहेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन कम है, ये इधर, तो डिफ्यूजन करंट के कारण ये ऐसा जाना चाहते, लेकिन नेगेटिव जो है, ठीक है, इधर किसकी लेयर डेवलप होगी, नेगेटिव की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस नहीं करने देगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यानी ये ड्रिफ्टिंग कर रहा है पीछे, समझ गए कि नहीं, ये होल्स क्रॉस करना चाहते हैं, ये करने नहीं देगा, ये इनकी क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्टिंग कर, तो ड्रिफ्ट करंट डेवलप हो रहा है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब तक डिफ्यूजन ज्यादा है क्रॉसिंग होती रहेगी, लेकिन लेयर स्ट्रांग हो जाएगी, लेयर और स्ट्रांग हो गई तो ड्रिफ्ट और बढ़ जाएगा। जब तक ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते तब तक प्रोसेस चलता रहेगा, बोलो बन की बात, ठीक है जी। तो बार बार किसका कंसेप्ट आ रहा है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का। स्टार्टिंग में कौन सा करंट ज्यादा होता है, डिफ्यूजन, ठीक है, ड्रिफ्ट बिल्कुल क्या होता है, जीरो। जैसे जैसे जंक्शन बनना शुरू हो जाता है, डिफ्यूजन तो लगभग उतना ही रहता है, ड्रिफ्ट बढ़ते बढ़ते डिफ्यूजन के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो, इतना मत सोच, फिर वहीं लटके रहेंगे। तूने एक क्वेश्चन पूछा पर्टिकुलर कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का कंसेप्ट बता दो, बेटा वो क्लियर हो गया ना, नहीं तो पता क्या है, हम लोग वहीं पर लूप बन जाती है, फिर तो ये आप उसी लूप में घूम जाओगे, वहीं के वहीं क्या करते रहोगे, घूमते रहो, ठीक है। अभी ड्रिफ्ट डिफ्यूजन का कंसेप्ट था वो मैंने पर्टिकुलरली ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के हिसाब से बताया, ठीक है। कभी भी किसी टॉपिक को ना, मतलब हमने 2 स्टेप में लेके जाना होता है, समझ में भी लग जाए और फिर हम आगे भी बढ़ जाए, नहीं तो सही में ये लूप क्रिएट हो जाती है, वहीं का वहीं फिर बंदा घूमने लग जाता है। वैसे बताओ आज का गेन, कल परसों जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने कहा आज का गेन क्या है, आज का गेन था कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। उस दिन जोर जोर से ये बात होगी, 3-4 क्वेश्चन आके जोर जोर से ये बात होगी, 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। आज फिर जोर जोर से कौन सी बात होगी, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। ये तो जब जहां पे बैठोगे 10 सवाल निकालोगे, 10 सवालों में से कोई एक चीज जोर से चल जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी पक्की हो जाएगी। ये ऐसे सिस्टम ही ऐसे चलता है, जितना टाइम दोगे उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। ओके, होल इज
An antiparticle of electron vacancy created when an electron leaves a covalent bond, absence of free electron, an artificially created particle. ये तो गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया. बच गया बी और सी की एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन होल पर्टिकुलरली क्या है, वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवेलेंट बॉन्ड. यही इसका आंसर दिया होना चाहिए, यही इसका बेस्ट क्या है आंसर. ठीक है जी, ओके, ये भी हो गया जी. व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन डायोड, इट फॉरवर्ड बायस लगाने से पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है. ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस लगाने से पोटेंशियल बैरियर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है. व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन, इट डिक्रीजेस द, क्या आएगा इसका आंसर, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर. जल्दी बताओ, रट चुके आप तो. जब आप रिवर्स बायस करा दोगे या रिवर्स बायस लगा दोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज. फॉरवर्ड बायस लगाओगे तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, इन द फिगर अज्यूमिंग डायोड टू बी आइडियल. डायोड कैसे हैं, आइडियल है. एक तरफ क्या लगा रखा है, -10, एक तरफ क्या लगा रखा है, 0. 0 और -10 में से नेगेटिव किसको मानोगे, नेगेटिव किसको, मैंने नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव बताना. मैंने पूछा नेगेटिव किसको मानोगे, क्या था, पॉजिटिव को मानो. सही है, सही है, लेकिन मैंने क्या पूछा, नेगेटिव पूछा ना, तो मैंने बोला नेगेटिव किसको माने, ए को मान लिया. तो ये वाला एंड डायोड का किस पे है बेटा, नेगेटिव. ये 0 है बेटा, -10 के कंपैरिजन में तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ ना. ओके, एक, तो ये वाला एंड नेगेटिव लग रखा है, ये वाला एंड क्या लग रखा है फिर, पॉजिटिव. ये 0 वोल्ट है, ठीक है, ये माइनस है. अब क्या बोला इसने, D1 इज फॉरवर्ड बायस. अच्छा, ऑप्शन मांग रहा है, क्या देंगे इसका आंसर, जल्दी बताओ कैसे. ये 0 है, ठीक है, ये माइनस है. अगर आप इधर से आओगे, ये -10 है, इधर से आते आते -5 होते 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 कहां पहुंच रहा है, 0 पहुंच रहा है. ये 0 है, ये 2 डायोड है. क्या आंसर इसका बन रहा है, बी. D2 इज फॉरवर्ड बायस एंड D1 इज, मुझे कंफ्यूजन हुई है थोड़ी सी, क्या आएगा इसका आंसर एग्जैक्ट, बी. D2 इज फॉरवर्ड बायस एंड D1 इज रिवर्स बायस. डायोड 1 का ये वाला तो लग गया नेगेटिव, ठीक है, और D2 क्या लग गया, 0 वोल्ट. ये जो भी 0 वोल्ट है, जब ये नेगेटिव है तो बेटा कुछ भी बनेगा, -10 से कम होते होते यहाँ पे ये वाला एंड इसके कंपैरिजन में तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना. तो D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, और ये वाला एंड इसके कंपैरिजन में तो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा ना. ये क्या हो गया, रिवर्स. समझ में लग गया, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी, लेकिन ठीक है, यही है आंसर, यही है इसका, यही है. नहीं समझ में लगा, लग गया जी, ओके. ये रिवर्स बायस है, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस है. क्या बना इसका आंसर इसका एग्जैक्टली, बी ऑप्शन, D2. ओके, ये बताओ, क्लियर है सबको, देख लो, हो जाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ले जी, ये भी क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, इफ द डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज 0.3 वोल्ट, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज. यहां से चल रहा है कितना करंट, 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है. 5 किलो ओम का क्या है, रजिस्टर है. ये भी क्या है, 5 किलो ओम का रजिस्टर है. पूछा क्या गया है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, इफ द डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज 0.3 वोल्ट. यहां से लेके यहां तक क्या है, 0.3 वोल्ट. मांगा क्या इसने, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में वोल्टेज. देख बेटा, कुछ नहीं है, इसका करंट और इसकी वोल्टेज, सॉरी रजिस्टेंस दोनों पता है. यहां से यहां तक वोल्टेज कितनी आएगी, जल्दी बता, आई इंटू आर. आई कितनी, जल्दी बता, 0.2 मिली एम्पियर, नहीं समझे, इंटू आर कितना है, जल्दी बोल. आर है 5 इंटू 10⁻³ कट गए, 5 इंटू 10⁻³ आंसर कितना आ गया, 5 इंटू 0.2, 1 वोल्ट आ गया. जल्दी बोले, 1 वोल्ट आ गया. तो यहां से यहां तक कितना आ रहा है, 1 वोल्ट. यहां से यहां तक कितना है, 0.3 वोल्ट. डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना है, 0.3 वोल्ट. डायोड के अक्रॉस है 0.3
3 वोल्ट, और ये भी कितना रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम। 1 वोल्ट इसके क्रॉस होना चाहिए। आंसर क्या 2.3 है, चेक करो। आंसर 2.3 है, कंफर्म हो गया। कैसे 2.3 समझ लग गया? नो सर, इधर देख, ये है बेटा रजिस्टर, बीच में क्या लगा डायोड, और बीच में क्या लगा रजिस्टर। यहां पे उसने कैपेसिटर भी लगा रखा है। करंट कौन सा है ये? डीसी करंट है। डीसी करंट है भाई, यहां से 0.2 मिली एम्पियर आ रहा था, इधर तो जा नहीं सकता, जो भी करंट है इधर ही जाएगा। कैपेसिटर में डीसी जाता ही नहीं है, वो वैसे ही उसने कंफ्यूज करने के लिए लगा रखा है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अब 1 2 3 तीनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज में करंट क्या रखना पड़ेगा? सेम। तो ये 0.2 मिली एम्पियर है, तो इसको भी कितना दिया मैंने? 0.2 मिली एम्पियर। नहीं समझे कि समझ गए? ये 5 किलो ओम है, ये भी कितना है भाई? 5 किलो ओम। इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आई जल्दी बता? आ गई थी ना भाई, इसके अक्रॉस भी कितनी आ गई? 1 आ गई थी ना। और डायोड के अक्रॉस कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप 0.3 हो रहा है। आइडियल डायोड होता तो 0 होता, लेकिन दे दिया अगले ने कि डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बेटा। तो जब डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो ये 0.3 हो गया। नहीं समझे? अब किस किस के बीच में मांगी इसने वोल्टेज ड्रॉप? ए और बी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप मांग ली ना। अब ए और बी के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है भाई आ गई 2.3 वोल्ट के नहीं? जल्दी बोलो, समझ में लग गए कि नहीं? हाँ जी, वोल्टेज डिफरेंस मतलब वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज डिफरेंस एक ही बात है, ठीक है? वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात होती है। अब मैं इसको क्या बोल के चल रहा हूं? अगर कर लो तो इजीएस्ट चैप्टर, अगर ना करो तो मैं कहता हूं हार्डेस्ट। हार्डेस्ट। मैं एक दूसरा बैच भी चलता है अपना 1 बजे वाला, आज मैं उनको यही बता रहा था। वो उनका भी सिलेबस अब खत्म होने वाला है, आपका पहले खत्म हो गया, उनका अभी खत्म होने वाला है। वो भी बहुत एटॉमिक मॉडल पे है। तो जैसे लास्ट स्टेज में आके सिलेबस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, मतलब कि कोड सी आ जाती है और रिलैक्स सा हो जाता है सारा काम, जल्दबाजी में करने वाली एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि जल्दी जल्दी करो। पढ़ाने वाले ने भी कहता है जल्दी जल्दी करा दो। अब उनके माइंड में ये टेंडेंसी थी आगे कि यार जल्दी जल्दी बस सिलेबस खत्म हो जाए अब किसी तरीके से, वो कदों खत्म होएगा कदों खत्म होएगा, यही बातें कर जा रहे हैं। और मतलब एक ना फीलिंग से आगे कि सिलेबस खत्म, बस होता बस क्या करो सिलेबस खत्म करो। तो मैंने उनको बोला ऐसा मत करो, थोड़ा डांटा, बोला जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। और वहीं पे मैं ये पॉइंट बता रहा था कि भाई लास्ट चैप्टर आमतौर पर लास्ट यूनिट और सेमी कंडक्टर ये तो वैसे ही बच्चों की खराब चलती है। क्यों? क्योंकि यही जो सिचुएशन तुम क्रिएट कर रहे हो नहीं हो जाती है। और वहां पे मैं बोल रहा था कि जो मेरा स्पेयर वाला बैच है, यानी तुम्हारे वाला जो बैच, उनको मैंने कहा कि भी मैंने थोड़ा सा चिल्ला चिल्लो के रोला राजा पाप के कैम रखा एंड तक। एंड तक क्या रखा? कैम रखा कि थोड़ा रोड़ा रोजा पाके कि नहीं अपा करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और ऐसी बात नहीं है, आप लोग सारे फिर एंड तक लास्ट डे तक कायम भी रहे। और हमने प्रॉपर तरीके तक लास्ट डे जिस दिन हमने रेक्टिफायर वाला टॉपिक कराया, लास्ट तक आप लोगों ने भी मतलब सेम इंटरेस्ट से क्लास लगाई है, मैंने भी सेम इंटरेस्ट से उस काम को करवाया। तो हमारा लास्ट लेक्चर भी था ना, वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि एंड वाला आज लास्ट लेक्चर है टाइम से पास जा कर लो। लास्ट लेक्चर भी अपना क्या था, प्रॉपर था। और एक भी दिन का ब्रेक नहीं दिया। साथ के साथ किस पे आ गए हम? उसके क्वेश्चंस पे आ गए। तो मतलब रिलैक्सेशन वाला काम तो है ही नहीं। और ये आप एडवांटेज पे चले जाओगे, आप बहुत से बच्चों से एडवांटेज पे चले जाओगे अगर सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर आपके हाथ में आ गया। मैंने प्लान ही बड़ा जबरदस्त पकड़ा है कि जो चैप्टर आम नॉर्मली वीक चल रहे होंगे ना लोगों के, वो तुम्हारे क्या कर देने हमने, स्ट्रॉन्ग कर देने। हमने मॉडर्न फिजिक्स और ये जो सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक चल रहा है, यही को इसी से स्ट्रॉन्ग करते हुए फिर हमने वापस फर्स्ट चैप्टर पे जाना है। और सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन की। पढ़ाने वाले को मोटिवेशन तब मिलेगी कि जब पढ़ रहा है बच्चा। अब इस वक्त जिस तरीके से तुम लोग आ रहे हो रिवीजन के टाइम पर भी, तो मेरे लिए मोटिवेशन। और तुम्हें मोटिवेशन तब मिलेगी कि जब मैं ठीक से पढ़ाऊं। ठीक है? ये तो मतलब कि सीधी सी बात है कि वाइस वर्सा। मुझे मोटिवेशन तब मिलनी है जैसे
अगर तुम लोग ही ढीले पड़ गए, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, टाइम पास चल रहा है, तो पढ़ाने वाला भी कहूंगा कि यार इन्होंने की पढ़ाई। और अगर मैं ही सही से नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें भी लगेगा कि यार रिवीजन क्लासेस जो हैं वो टाइम पास से चल रही हैं, कि अगर ये बात दो ने बोल दी कि यार वो कुछ काम कुम तक हो नहीं रहा वैसी है, तो फिर आएगा ही नहीं कोई। लेकिन अगर बोल दी कि हाँ नहीं कम हो रहा है यार, ठीक चल रहा है, कम फायदा हो रहा है, फिर 2 की बजाय 4, 4 की बजाय 6, तो 6 की बजाय 8, 10, 15 अब होने शुरू हो गए कि नहीं हो गए, तो जब पता लगेगा कि काम चल रहा है सही, तो अपने आप यहाँ पे पहुंचेंगे। 2 बैच चलने हैं +1 वाला। +1 वाला अभी मैंने होल्ड पे रखा है, होल्ड पे रखा है, होल्ड पे रखा है। जब तक तुम्हें मोटिवेशन ना आ जाए तब तक मुझे भी नहीं ना आएगी। अब वो कल परसों से उसको भी क्या कर देना है, सेट कर देना है। चला दिया तो फिर उसको भी टाइम पास नहीं चलना, चला दिया तो वो भी कैसे चलना, फिर फुल फ्लैश ही चलना है जैसे चलना है। और ये वाला काम जो है ना तुम्हारा सही चल रहा है। अब देखो क्वेश्चंस इतने इजी भी नहीं आते बोर्ड एग्जाम में, तभी तो बोर्ड एग्जाम में बैंड बजाता है बच्चों का। फिर बाद में इंस्टाग्राम में सारी दुनिया इस साल फिजिक्स का पेपर पिछले 15 सालों से क्या आ गया, मुश्किल आ गया। पढ़ेंगे नहीं, उसके बाद कहेंगे कि 15 सालों का 20 सालों का सबसे क्या आ गया, मुश्किल आ गया। फिर सारे के सारे उसको शेयर कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे ताकि ये जो रीलें है ना हमारे मम्मी डैडी के पास भी पहुंचे कि इस साल तो पेपर ही क्या आ गया, पिछले 15 सालों का क्या आ गया, मुश्किल आ गया। फिर ज्यादा जो नहीं भी पहुंचती मम्मी डैडी को शेयर ही करने लग जाते हैं कि आप शेयर करके डायरेक्ट ही पहुंचा दो कि भी इस साल का पेपर मुश्किल आ गया, अपना ही माहौल बनाने के लिए। ओके, ये बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ में लगा कि नहीं? बिना देखे बिना किए हुए पहली बार आता तो हो सकता था कि नहीं हो सकता था, होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, अब इतना तो ये फिजिक्स है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, इजी चैप्टर डिफिकल्ट चैप्टर किसी में से भी इजी आ सकता है, किसी में से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, कौन से, असर्शन और रीजन वाले। ये हमेशा पंगे वाला क्वेश्चन रहा है। असर्शन रीजन जिस मर्जी सब्जेक्ट में जाके देख लो, असर्शन रीजन पंगे वाला क्वेश्चन रहा है। वो बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि अच्छा आंसर इसका ABCD में देना है, ऊपर नीचे हुआ तो आपका आंसर पूरा ही जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देना पड़ता है और कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इसके 1-2 क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, 1 या 2 असर्शन रीजन ट्राई करके, एक मैंने कौन सा स्टडी कराना है, केस स्टडी। आपको जो नोट दिया उसमें 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एक मैं बोर्ड पे करा दूंगा, ठीक है। एक आधा असर्शन करा देते हैं, एक आधा केस स्टडी वाला करा देते हैं। तो कहता है रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ए तो फिर ए बी पहले ये तो देख ले असर्शन सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, तो पहले देखने दे बेटा। बीच में तू पहले ए कर कर बैठा हुआ है, हाथ पे लिखे हुए सारे आंसर ABCD, पहले बोल देता ए। असर्शन जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, इंट्रिंसिक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर बढ़ा देने से कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो असर्शन तो ट्रू है ना, असर्शन तो क्या लग रहा है, ट्रू ही लग रहा है। रीजन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल इंक्रीजेस इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर। ये भी सही है, कारण ये है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, उधर होल भी इंक्रीज हो गए और उधर इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब बोलो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जल्दी बताओ, इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो करोगे, कर लोगे। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हमने उस टाइप के क्वेश्चन पहले किए नहीं है। अब जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, सुन लो, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। जो मर्जी सब्जेक्ट हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, वो ये मान के चलो कि इजीएस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो ये पैराग्राफ दे रखा होगा ना केस, उसका इन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। एक होते थे पहले कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, देखो आप इंग्लिश में बोलते हो कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में तो जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो जो कंप्रिहेंशन में लिखा होगा वहीं से निकल कर आएगा। यहां पर तो चलो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसके हैं बिना पढ़े भी हो जाएंगे, बिना पढ़े भी हो जाएंगे। मान लो हमने ये नहीं पढ़ा, ठीक है, अब केस था अगले ने दिया इतना लंबी कहानी, मान लो हमने पढ़ा ही नहीं, अब सीधा क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन होता है कि नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो पढ़ लेंगे, पहले क्या देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, अ डायोड इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये डायोड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम का, ईएमएफ कितनी है 3.5 वोल्ट की है। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट, अगर डायोड के अक्रॉस बैरियर वोल्टेज कितनी डेवलप हुई है 0.5 वोल्ट, द करंट इन द सर्किट विल बी, करंट इन द सर्किट विल बी। अब इसके अक्रॉस कितना है 0.5, ये दोनों आपस में कैसे लग रखे हैं, सीरीज में लग रखे हैं। अगर 0.5 है तो भाई इसको कितनी मिली, इसको मिल गई 3 वोल्ट मिल गई कि नहीं, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है। इसको 0.5 वोल्ट, इसको कितनी मिल गई 3 वोल्ट। जल्दी बताओ समझ गए कि नहीं, समझ गए। अब फाइंड क्या करना है मुझे, करंट इन द सर्किट। अब इस पार्ट से निकाल लेते हैं करंट। आई किसके इक्वल हो गया, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज इसके क्रॉस कितनी है 3 है, रेजिस्टेंस कितना है 100 है, तो आंसर कितना आ गया 0.03 एम्पियर, यानी कि आई कितना आ जाएगा 30 मिली एम्पियर। जल्दी बताओ किसी को समझ में लगा, आंसर चेक करना। एक मिनट वेट, आंसर चेक करना। यही है आंसर, क्या 30 मिली एम्पियर है। मेरी बात समझो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में वो ये सोच के चलता है कि बिना पढ़े ही आ गए हैं पेपर देने के लिए, इनको पहले इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं कि ऐसे एन टैप होता है, ऐसे पी टैप होता है, ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बेटा हम ये पढ़ कर आए हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जो मर्जी सब्जेक्ट हो, आपने सबसे पहले क्या पकड़ना है, क्वेश्चन पकड़ो। केस पढ़ने की टाइम खराबी नहीं करनी, पहले क्या पकड़ो, क्वेश्चन पकड़ो। अगर चारों हो गए छोड़ो, केस क्यों पढ़ना। मेरी बात समझिए कि नहीं, ये टिप है आपके लिए, क्योंकि बताऊंगा तभी समझोगे, जड़ा मर्जी सब्जेक्ट हो। कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन और होते हैं, केस स्टडी बेस्ड तो उसने केस बनाया, ऐसे ऐसे सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं, बता दिया, उस पे बेस क्या डाल रहा है, क्वेश्चन डाल रहा है। ठीक है, इसका इससे को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं बनेगा। अगर तुम पढ़ कर गए हो चैप्टर, आपके केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे। जल्दी बताओ, पहला हो गया, मैंने बिना पढ़ाए हुए या बिना पढ़े हुए पहला क्वेश्चन हो गया ना, जितनी हमें नॉलेज थी, आंसर भी मैच हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द डायोड इज रिवर्स बायस्ड। अब इसके लिए मैं क्यों वो इतना बड़ा पैरा पढ़ता, मुझे तो पता है कि चेक कर ही लूंगा कौन सा रिवर्स है कौन सा फॉरवर्ड बायस है। देख ये -12 है, ये -5 है, तो -5 प्लस बना। जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं, -5 -12 के कंपैरिजन में ये प्लस बना, ये क्या बना माइनस बना। चेक कर पहला वाला डायरेक्ट फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, फॉरवर्ड बन गया। ये -10 है, ये 0 है, ये -10 है और ये 0, 0 प्लस माना जाएगा या माइनस माना जाएगा, जल्दी बताओ। ये फॉरवर्ड बना के रिवर्स बना, फॉरवर्ड बन गया। ये +5 है, ये 0 है, तो 0 नेगेटिव होता है 5 के कंपैरिजन में, ये प्लस हो गया। ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है। उसने क्या पूछा था, कौन सा रिवर्स बायस है, तो यही इसका क्या होना चाहिए आंसर, चेक कर आंसर, यही आंसर है। ओके, अब एक टिप जो तुम्हें दी मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, वो क्या दी है, सीधा पहले क्या पकड़ना है, क्वेश्चन ही पकड़ना। ये हो गए चारों तो छोड़ के आगे बढ़ जाना है कि नहीं पढ़ते हम तुम्हारा ये पैराग्राफ। हाँ ऐसे ही करना है हर सब्जेक्ट में, ये हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है, हमने उसमें टाइम खराब करना ही नहीं है। ठीक है, मे भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए पढ़ने ही पड़ जाए तो पढ़ लेंगे पहले, मगर क्या करेंगे हम क्वेश्चन देखेंगे। बेस्ड ऑन द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड वी कैन क्लासिफाई डायोड एज। VI कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हुए हम डायोड को कैसे चेक करना, बायोइलेक्ट्रिक, बायोलेटरल, ओमिक, नॉन ओमिक, पैसिव। बायोलेटरल तो काट दे, यूनिलेटरल 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 तो 10 बार बोल दिया। यूनिलेटरल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, दूसरे में नहीं करा, समझ गए। ओमिक ये बिल्कुल भी नहीं है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ फॉलो करने वाले VI ग्राफ, रुक जा, स्ट्रेट लाइन देते हैं। ओम्स लॉ फॉलो करने वाले VI ग्राफ कैसा देते हैं, स्ट्रेट लाइन। इसका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, समझ गए कि नहीं, तो ओमिक नहीं है ये। ठीक है, ये कैसा है, नॉन ओमिक बेस्ट आंसर आ गया, समझ गए मेरी बात कि नहीं, नॉन ओमिक क्या आ गया, बेस्ट आंसर आ गया। अब आता है एक्टिव पैसिव। अब ये कौन सी अंग्रेजी चल रही है जिसमें एक्टिव और पैसिव बताया जाए। फिजिक्स में रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनको पैसिव एलिमेंट्स बोला गया है।
रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे एलिमेंट्स हैं? पैसिव एलिमेंट्स हैं। नोट करने वाली बात है ये। रजिस्टर, कैपेसिटर थे, इंडक्टर जो हमने पहले पढ़े, वो कैसे हैं? पैसिव एलिमेंट। वो अपना रोल कुछ नहीं प्ले करते, वो तो बाहर से जो करंट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। डीसी पास करोगे कैपेसिटर के क्रॉस तो फ्लो नहीं होने देगा, और एसी पास करोगे तो फ्लो होने देगा। ठीक है। ये जो डायोड है, ट्रांजिस्टर्स हैं, हमने पढ़े नहीं ना ट्रांजिस्टर, सिलेबस में नहीं थे। डायोड, ट्रांजिस्टर, ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये एक्टिव डिवाइसेस हैं। ये अपना रोल प्ले करते हैं कि मेरी मर्जी में कनेक्ट करने दूं कि ना करने दूं। बैटरी सीधी लगाएगा तो कनेक्ट करने दूंगा, बैटरी उल्टी लगाएगा तो कनेक्ट ही नहीं करने दूंगा। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? तो इसलिए ये एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में जाते हैं। देखो, जितना पढ़ोगे उतना पता लगेगा। ये तो नॉलेज जो है ना, कोई भी टॉपिक है वो तो अनंत है, अनंत। आज से 10वें दिन बाद भी डायोड पढ़ रहे होगे, उसके क्वेश्चन कर रहे होगे, कोई ना कोई नई चीज निकल कर आ रही हो। किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। ये तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना पता लगेगा। अभी क्या पता लगा कि हाँ, एक्टिव पैसिव की बात भी पता लगी ना, कि बातों बातों में बता दिया कि रजिस्टर, कल को कोई कह देगा पैसिव एलिमेंट है कि नहीं, तो रजिस्टर पे क्वेश्चन आया तो बता तो दोगे रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों कौन से हैं? ये पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसका उस पैराग्राफ में मुझे नहीं लगता, ये जो पीछे पैराग्राफ दिया हुआ था उसमें कुछ लिखा हुआ होता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पैसिव एलिमेंट, ये तो नॉलेज से पता लगना था। जब किताब पढ़ के निकलोगे ना, तभी तुम्हें पता लगना था कि इन तीनों में से या चारों में से कौन सा आंसर आना चाहिए। जल्दी बताओ, पता लग गया कि नहीं? यूनिलेटरल, बायलेटरल, ये थ्योरी के वक्त नहीं हो सकता। ये तो जब सवाल आते हैं तभी निकल निकल कर बातें आती है। ओके जी, अब आते हैं किस पे? चौथे क्वेश्चन पर। 4 ही क्वेश्चन होते हैं स्टडी बेस में। चौथा क्वेश्चन कहता है ऐसे ऐसे ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये ग्राफ देखते तो समझ जाओ, ये पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं। ये कौन से हैं? फॉरवर्ड बायस है, और ये कौन सा है? रिवर्स बायस। ठीक है, इधर क्या प्लॉट कर रखी है? वोल्टेज, और इधर क्या प्लॉट कर रखा है? करंट। ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स ऐसे होना चाहिए। चलो, द वीए कैरेक्टर डायोड एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट आई इक्वल टू 15, तो रेजिस्टेंस एट आई इक्वल टू -10 वोल्ट इज, जब करंट कितना था? 15 एम्पियर। जब करंट कितना था? 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर पे करंट ले ले, और 15 एम्पियर पे करस्पॉन्डिंग क्या ले ले बेटा? वोल्टेज ले ले। ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट आई इक्वल टू 15 मिली एम्पियर टू द रेजिस्टेंस एट V इज इक्वल टू -10 वोल्ट। देख बेटा, जब 15 मिली एम्पियर था उस वक्त की करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ले लेगा यार। जब करंट कितना था? 15, तो करंट कितना उठा लिया तुमने? 15 इंटू 10⁻³ उस वक्त यहां से नीचे लेकर आना, इस पॉइंट से जब तू बिल्कुल नीचे ले आएगा तो इससे थोड़ा सा उधर जाएगी, 0.5 और 0.7 के बीच की वोल्टेज आ जाएगी। जल्दी बोलो, मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली 0.6 आएगा। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को करके ही जाना। 20 से बिल्कुल सीधा आया तो इस पॉइंट पे आ रहे हो, जल्दी बताओ। ये पॉइंट कितना है? 0.8 है। अगर यहां से आ रहे हो, 10 से आ रहे हो, तो बिल्कुल यहां आ रहे हो, जल्दी बता। ये कितना है? 0.7। ठीक है, अगर तू 15 से आता तो बिल्कुल बीच में आता, 0.7 और 0.8 के बीच में 0.75 ले सकते हैं। मेरी गल समझ पा रहे हो? तो तुम्हारे पास वोल्टेज आ गई बेटा 0.75 वोल्ट, और करंट आ गया। ये कहना क्या चाहता है वो समझना। यहां से रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज 0.75। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय आई। आई कितना है बेटा जी? 15 इंटू 10⁻3। जल्दी बोलो, समझ में लग गया? एनो हटा दे, एक कितना आ गया? 75 इंटू 10⁻2 आ गया। 2 नहीं, 1 बचा। ठीक है, एक पॉइंट बन रहा है, वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये 0.75 के 2 हटा दिए, यहाँ पे 10 बच गया, नीचे आ गया 15, 15 यहाँ पे कितना आ जाएगा? चेक करना, कितना आ जाएगा? 6 आएगा। देख लो ऊपर कितना आ जाएगा? अबे 5 आएगा। 15 पंजे 75 ही होता है, 15 चौके 60, 15 पंजे 75 हो गया। 5 इंटू 10 कितना आ गया? 50 ओम आ गया। ध्यान, एक पॉइंट आ रहा है, ध्यान से समझना। कितना आ गया? 50 ओम आ गया। ठीक है, अब
जब उसने बोला वोल्टेज कितनी थी, -10, -10 पर करंट कितना दे रखा है इसका, 1 माइक्रो एम्पियर दे रखा है कि नहीं दे रखा, -10 पे -10 पे करस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 10 डिवाइडेड बाय करंट कितना है, 10⁻⁻⁶, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10⁻⁻ कितना आ गया, सॉरी नहीं 10⁻⁷ आ जाए। ओके, तो आपका जो रेशियो मांग रहा है उसमें, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट 15 मिली एम्पियर, यानी पहले वाला केस और सेकंड वाले केस का क्या मांग रहा है, रेशियो मांग रहा है। तो कितना आ गया, पहले वाले केस में कितना था 50, नीचे वाले में कितना आ गया 10⁻⁷, तो आंसर कितना आना चाहिए 50 इंटू 10⁻⁻⁷, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶। चेक करना कुछ आंसर आ रहा है, क्यों, ये बेस्ट आंसर है इसका। पीछे आंसर देखो, पीछे आंसर देखो, यही है। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना था, मैं तुम्हें कैलकुलेट करके समझा रहा था, लेकिन ये ऐसे नहीं करना था। ये रीजन कौन सा है जल्दी बता, जब 15 मिली एम्पियर वाले की बात कर रहा है, ये कौन सा रीजन है, फॉरवर्ड बायस रीजन है, और ये वाला जो रीजन है कौन सा है, रिवर्स बायस है। भाई उसने ये वाले रेजिस्टेंस और इसका रेशियो मांग लिया, तो फॉरवर्ड वाले रेजिस्टेंस और रिवर्स वाले रेजिस्टेंस का रेशियो मांग लिया। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी वेरी लो, और रिवर्स में रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी वेरी हाई होता है। ऊपर फॉरवर्ड है, नीचे रिवर्स का रेजिस्टेंस है। तो ये ऑप्शंस में वैसे ही देख लेना था, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस और नीचे किसका, रिवर्स का रेजिस्टेंस है, तो नीचे वाला रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई है। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं, नीचे वाला वेरी वेरी हाई है, उसके कंपैरिजन में ये हो ही नहीं सकता। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं, 10 की पावर 0 का मतलब 1, 1 का मतलब दोनों इक्वल होते हैं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, 10 हो ही नहीं सकता भाई। रिवर्स वाले का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, और फर्क भी क्या आता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है, बिना सॉल्व किए हुए। ये आंसर आना था 10⁻⁻⁶, मतलब ऑर्डर आ गया ना बेटा, 5 इंटू 10⁻⁻⁶, मैंने प्रूव भी कर दिया, ऑर्डर भी आ गया। अभी 2 मिनट के लिए रुकना, पहले ये बताओ, ये जो क्वेश्चन चले समझ में लगे हैं कि नहीं। केस स्टडी बेस्ड में पहले तुम वो पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे कि पहले क्वेश्चन देखोगे, पहले क्वेश्चन देखोगे, चारों के चारों अगर क्वेश्चन हो गए तो पैराग्राफ को देखोगे भी नहीं, आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, चलो कल टेस्ट की क्या कर लो, तैयारी कर लो भी प्रॉपर।